Good morning students. Today we are going to study Bohr's model for hydrogen atom. But before starting the main chapter, let's revise the previous topic, that is atomic spectra. Okay. So in that atomic spectra, I have discussed the line spectrum of hydrogen. That line spectrum of hydrogen contains several lines, है ना, और जिस साइंटिस्ट ने उस लाइंस को डिस्कवर किया उसके अकॉर्डिंग उनके नाम रखे गए हैं, लाइक लाइमन सीरीज़, पैशन सीरीज़ एंड बाल्मर सीरीज़. सो लाइमन सीरीज़ में जो लाइंस होती हैं वो कौन से रेंज में होती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेंजेस में होती है. लाइमन सीरीज़ में क्या होता है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है इट विल जम्प फ्रॉम इट्स पोजिशन टू दी n1, है ना. इस तरीके से जो लाइनें मिलती है जब इलेक्ट्रॉन जम्प करता है किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो उसको हमने बोला था लाइमन सीरीज़. फिर बाल्मर सीरीज़ में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ से जा रही थी, सब इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप करके सेकेंड वाले n=2 वाले ऑर्बिट में आ रही थी, उसको हम बोल रहे थे बाल्मर सीरीज़. उसके बाद था पैशन सीरीज़, उसमें क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल पे आ रहे थे, उसको हमने बोला पैशन सीरीज़. तो जिन जिन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेनेशन दी, उनके नाम पे ये रखा गया. ठीक है. बाल्मर सीरीज़ जो है इसमें जो लाइन मिलती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज में होती है, मतलब इस लाइंस को आप देख सकते हो. ठीक है. आपको अगर मैंने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन दिखाया था तो उसमें कुछ ही लाइंस आप देख रहे थे कि दिख रही थी, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वही विजिबल स्पेक्ट्रम में था. बाकी जो लाइमन सीरीज़ है, पैशन सीरीज़, आप उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज में ही नहीं है. ये जो है अल्ट्रा वायलेट रेंज में आती हैं और ये जो है इंफ्रारेड रेंजेस में आती है जो विजिबल ही नहीं है. तो हम सिर्फ बाल्मर सीरीज़ को ही लाइन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, इन सब सीरीज़ को स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से नहीं देख सकते बिकॉज दे आर नॉट इन दी विजिबल रेंज. तो हमको सिर्फ कुछ ही रेड, येलो, ब्लू इस टाइप की ही लाइन दिख रही है जो कि किसकी है, बाल्मर सीरीज़ की लाइन्स है. ठीक है. उसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो रेडिएशन कुछ इमिट करते हैं ना. ये रेडिएशन जो इमिट कर रहे हैं इसका कोई वेवलेंथ होगा, है ना, समझ रहे हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जा रहे हैं तो वो रेडिएशंस इमिट कर रहे हैं. अब वो जब रेडिएशन इमिट कर रहे हैं तो उस रेडिएशन का कोई वेवलेंथ होगा. तो उसके वेवलेंथ के लिए रेडबर्ग ने ये फॉर्मूला दिया 1/λ=109, ये कॉमा है 677 × 1/n1² माइनस 1/n2², वेर n1 क्या हो सकता है, n1 1 2 3 हो सकता है और n2 n1+1. क्या मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब n1 से n2 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ठीक है, या फिर n2 से n1 में जंप कर रहा है. बाई चांस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से जंप कर रहा है, n2 से n1 में, मतलब ये हायर होना चाहिए, हायर से लोअर में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना. समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, फिर से सुन लो. इस रिएक्शन का, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इस इक्वेशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है n2 से n1 में जंप कर रहा है, ठीक है, उसका ट्रांजिशन हो रहा है n2 से n1 में, तो ऑब्वियसली n2 बड़ा होगा n1 से. ठीक है. सो n2 की वैल्यू क्या होगी, कम से कम एक ज़्यादा तो होनी ही चाहिए. तो ये उसका फॉर्मूला है जहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट हो रही है. तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, इसको R से शो करते हैं, दिस इज़ रेडबर्ग कांस्टेंट. तो अगर कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप किया थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में या फिर फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है, ठीक है, और उसकी कौन सा वेवलेंथ क्या रेडिएशन वो इमिट करेगा. ठीक है. क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, अगर कोई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो वो कौन से वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगा. तो आपको क्या लिखना है, n2 5 हो जाएगा, n1 2 हो जाएगा और इस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. तो हमको पता चल जाएगा कि कौन से वेवलेंथ की रेडिएशन वो इमिट कर रहा है. ठीक है. ये इतना समझ में आ गया, ये तो लास्ट क्लास में ही पढ़ा चुके थे. तो यहीं से ये जो स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का जो बोर्स ने स्टडी किया और उसने स्टडी करके फिर अपना जो है एटॉमिक मॉडल दिया फॉर हाइड्रोजन एटम. ठीक है. उसका जो बेसिकली जितना भी उन्हें पॉस्टुलेट्स दिए वो हाइड्रोजन एटम को बेस पे उसको बेसिस रख के बनाया था. ठीक है. तो उन्होंने जो
पुराने जितने भी साइंटिस्ट ने फिनोमेना डिस्कवर किया, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो गया, इन सबको कंसिडर करके फिर अपना उन्होंने पोस्टुलेट्स बनाए मॉडल के, ठीक है, एटॉमिक मॉडल के। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। उनके कुछ 6 to 7 पोस्टुलेट्स हैं, उसको एक एक करके देखते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। पर उससे पहले थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि बोर से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे एंड दे हैव प्रपोज देयर ओन एटॉमिक मॉडल। लाइक थॉमसन ने प्लम एंड पुडिंग मॉडल बताया था और वो फेल हो गया। उसके बाद रदरफोर्ड आया, ही हैज़ एक्सपेरिमेंटेड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उन्होंने बताया, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस होता है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड दी न्यूक्लियस, बट उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ बताई नहीं बातें, तो फिर वो बोर्स ने बताई। तो बोर्स ने क्या बताया देखते हैं। नील बोर ने, एटम हैज़ अ center called nucleus and electron revolves around it in a fixed circular orbits with fixed energy and fixed velocity, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम में, वो किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती है, ठीक है। जो ऑर्बिट्स हैं दे आर फिक्स्ड, जिस पाथ में वो रिवॉल्व करेंगे दैट पाथ्स आर फिक्स्ड। ऐसा नहीं कि कहीं भी रैंडमली वो रिवॉल्व करने लग गए। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड अ फिक्स सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ है वो फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो भी फिक्स रहती है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो लिखा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये जो सर्कुलर पाथ है जिसको उन्होंने ऑर्बिट कहा, इस ऑर्बिट को एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं एनर्जी स्टेट, या इसको और एक नाम दिया है उन्होंने स्टेशनरी स्टेट्स। इसको और क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है उस पाथ के जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट बोल सकते हो, एनर्जी स्टेट बोल सकते हो या स्टेशनरी स्टेट। एनर्जी स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन जो भी पाथ है इनकी जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, इसलिए उसको, और इनकी सबकी अलग अलग एनर्जी होती है। इसकी कुछ और होगी, इसकी सपोज इसकी E1 एनर्जी है तो इसकी E2 होगी, इसकी E3 होगी, इसकी E4 होगी, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। स्टेशनरी स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, वो समय के साथ या टाइम के साथ इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये ऑर्बिट्स की एनर्जी वैसी की वैसी रहती है, समय के साथ चेंज नहीं होती, इसलिए उसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस पाथ, ओके, दे आर रिवॉल्विंग, बट द एनर्जी ऑफ दैट स्टेट और एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। फिर भी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है, एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन कर सकते हैं। कब करेंगे, जैसे कोई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और सफिशिएंट इतना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया कि वो कहाँ पहुँच गया, सेकेंड एनर्जी लेवल पे। तो एक रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी जब वो एक्वायर करेगा तभी वो क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में, ठीक है। और क्या ट्रांजिशन कर सकता है, वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में भी क्या कर सकता है, ट्रांजिट कर सकता है। इस केस में वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी एक्वायर करेगा तो वो लोअर से हायर एनर्जी में जाएगा, और जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा या रेडिएशन से इमिट करेगा तो उस केस में हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ वो जंप करेगा, ठीक है। ये जो एनर्जी का जो ट्रांजिशन है ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं होता, ये सीधा एब्रप्टली होता है। एक दैट मीन्स एनर्जी जो है ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पहुँचा फिर यहाँ पहुँच गया, नहीं, वो डायरेक्ट जंप करता है यहाँ से इस एनर्जी स्टेट में। इनके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या तो इस एनर्जी ऑर्बिट में होंगे या इस एनर्जी स्टेट्स में होंगे, वो इनके बीच में कहीं भी नहीं हो सकते। तो आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा है, द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन अ कंटिन्यूअस मैनर। ये जो एनर्जी चेंज है ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता, ये एक स्टेप में होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन
जब सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी एक्वायर कर लेगा तो यहाँ से सीधा वो कहाँ जंप करेगा, यहाँ पर जंप करेगा, उसके बीच में कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बीच में उस इलेक्ट्रॉन की कहीं भी एनर्जी नहीं होगी। वैसे जब वो जंप करेगा, सपोज 4 से सेकंड में जंप कर रहा है तो वो डायरेक्टली 4 से सेकंड में जंप करेगा, या 4 से पहले 3 में किया, 3 से 2 में किया, ऐसे जंप करेगा। बट इनके बीच में वो कहीं भी जंप नहीं करता, तो कंटिन्यूस मैनर में वो जंप नहीं करता है, ठीक है। सो जो एनर्जी चेंज हो रहा है इट इज़ नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म। तो ये पहले 2 पॉइंट हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम आपकी बुक के 3rd पॉइंट में आते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर बिटवीन 2 स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 बाय H। जो फ्रीक्वेंसी है आप देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जंप कर रहा है हायर से लोअर, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही रेडिएशन क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। सपोज यहाँ H न्यू की एनर्जी क्या कर रहा है, वो रेडिएशन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये न्यू जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। वैसे ही जब यहाँ से यहाँ ट्रांजिट कर रहा है तो सपोज वो H न्यू की रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू1, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब करके वो ट्रांजिशन करता है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए बोर्स ने एक फॉर्मूला दिया, न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 डिवाइड बाई H। H इज अ प्लैंक कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अगर ये एनर्जी स्टेट E1 है और ये E2 है, E2 क्या होगा, हमेशा हायर एनर्जी स्टेट होगा, ठीक है। सो E2 से E1 में जाने के लिए वो कौन सी एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा या रेडिएट करेगा, उस केस में फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये क्या है, फॉर्मूला है। इसमें भी, इसमें E2 E1 क्या होगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये दिस इज E2, दिस इज E1, ठीक है। तो E1 E2 का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी शेल ही हो, कोई भी एक ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पर E2 जो शो कर रहा है हायर एनर्जी स्टेट को शो कर रहा है और E1 लोअर एनर्जी स्टेट को। तो कभी एग्जाम में अगर सपोज आता है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है आपको, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है सेकेंड से थर्ड ऑर्बिट में और आपको पूछा कि जब वो ट्रांजिट करता है तो कौन से फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट कर रहा है या कौन से फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो समझ में आया है, बोर्स, इसको बोर्स फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है हायर से लोअर या लोअर से हायर या हायर से लोअर जंप करता है, तो वो कुछ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या फिर इमिट करता है। तो उस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए ये उनका फॉर्मूला था, ठीक है। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं। क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मीन्स है कि सिर्फ सर्टेन वैल्यूज़ का होना, ठीक है। कोई भी वैल्यूज़, रैंडम वैल्यूज़ नहीं। अगर किसी चीज़ की फिक्स्ड वैल्यूज़ है, कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो एनर्जी जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। क्यों, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों क्वांटाइज्ड है, क्योंकि पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट्स ही हो सकते हैं किसी भी एटम के अंदर। कोई भी ऑर्बिट नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ कहीं नहीं हो सकते, वो सिर्फ इसी ऑर्बिट्स में ही क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर होने की इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी 0 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होने की 0 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिर्फ सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही प्रेजेंट हो सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो अगला जो उन्होंने बताया, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब एक नया टर्म आ गया, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम तो आप सब जानते हैं, क्लास 9 में पढ़े हुए हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, m/v, है ना। कोई बॉडी अगर रेक्टिलिनियर मोशन में है, स्ट्रेट मोशन में है, तो उस केस में उसका मोमेंटम होता है m/v। पर यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज़ नॉट इन लीनियर मोशन, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हम कौन सा मोमेंटम निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला होता है, मैं AM शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंगुलर मोमेंटम होता है
mv और ये r क्या है, रेडियस, ठीक है, रेडियस, यहाँ से न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस क्या है, दैट इज द रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है mvr, ठीक है। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, किसके इक्वल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इंटीग्रल मतलब कोई नंबर होगा 1 2 3, तो मैं उसकी जगह n लिख दी हूँ, n इंटू h/2π के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यूज़ नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की कोई भी वैल्यूज़ नहीं हो सकती, सिर्फ सर्टेन वैल्यूज़ ही अलाउड है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडम वैल्यूज़ नहीं ले सकता है एंगुलर मोमेंटम्स की, कुछ ही वैल्यूज़ अलाउड है उसके एंगुलर मोमेंटम की। क्या मतलब वो, यहाँ पर n क्या है, n = 1 2 3 इस तरीके, ठीक। मतलब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, h/2π हो सकती है, 2 इंटू h/2π हो सकती है, 3 इंटू h/2π, ये सारी वैल्यूज़ ही क्या है, एंगुलर मोमेंटम की अलाउड है। अगर हम बोलते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये है 1/2 h/2π, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट एन अलाउड वैल्यू, ठीक है। क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π ही होना चाहिए। ये इंटीग्रल मल्टीपल है क्या, नहीं, तो फ्रैक्शन हो गया है ना। सो कोई भी एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इस टाइप की वैल्यू 1/h/2π, या मैं बोलती 2/3 इंटू h/2π, तो ये सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो अलाउड नहीं होंगी एंगुलर मोमेंटम की, सिर्फ यही वैल्यूज़ क्या होंगी, इस टाइप की वैल्यूज़ ही क्या होंगी, अलाउड होंगी। इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि कुछ ही वैल्यूज़ एंगुलर मोमेंटम की अलाउड है, बाकी ये सारी वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। तो ये थर्ड पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और ऐसी जगह जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम ये नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ मूव नहीं करेगा, वो कहाँ मूव करेगा, सिर्फ सर्टेन ऑर्बिट जो अलाउड है वहीं ही मूव करता है, ठीक। ये हुआ थर्ड पॉइंट आपका। उसके बाद जो है बोर्स ने बहुत सारे फार्मूला डिराइव किया। क्या क्या फार्मूला डिराइव किया, पहला तो उसने बोला रेडियस, ठीक है, ये जो ऑर्बिट्स हैं उनका रेडियस क्या है, उनका न्यूक्लियस से उनका डिस्टेंस क्या है, ये उन्होंने फाइंड किया। दूसरा बोला कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं, जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी, उसके लिए भी उन्होंने फार्मूला दिया, ठीक है। फिर उन्होंने थर्ड फार्मूला दिया, जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए भी उन्होंने फार्मूला दिया। तो टोटल उन्होंने 3 फार्मूले दिए। उन्होंने जो फोर्थ फार्मूला दिया उसके बारे में थोड़ा हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो पहला उन्होंने जो फार्मूला दिया, इट इज़ अ रेडियाई ऑफ ए स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है। कोई भी स्टेशनरी स्टेट है उसका रेडियस क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया उन्होंने Rn = n² इंटू A0, वेयर A0 = 52.9 पिकोमीटर, और n क्या होगा, n की वैल्यू होगी 1 2 3। हम कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n = 1 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ दी फर्स्ट ऑर्बिट। वैसे ही सेकेंड थर्ड की वैल्यू रख के आपको सारे ऑर्बिट्स का रेडियस पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट को और क्या बोलते हैं, बोर्स ऑर्बिट। अगर आपको बोर्स ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो n = हमने क्या रखा 1, तो वो कितना आता है 52.9 पिकोमीटर। सो दिस इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। और जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे, ये जो डिस्टेंस है और ज़्यादा दूर होता जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं n की वैल्यू ज़्यादा रखोगे तो ये रेडियस की वैल्यू क्या आती जाएगी, ज़्यादा आती जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, ठीक है। अगला जो है एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, जो एनर्जी है स्टेशनरी स्टेट्स जो है ना, ये न्यूक्लियस है, सपोज न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये एनर्जी स्टेट है, इनकी एनर्जी क्या होती है, ये E1 है, E2, तो उसको फाइंड करने के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया En = -RH इंटू 1/n²। अब ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, पर इसको डिराइव कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मेन ये फार्मूला चाहिए। सो दिस इज़ दी फार्मूला कि उस जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, उस ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या है, ठीक।
तो उसकी एनर्जी इतनी होती है, जहाँ पर आर एच जो है इट इज़ अ रेडबर्ग कांस्टेंट एंड दिस इज़ द वैल्यू फॉर दिस आर एच 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। ओके, आर एच की यूनिट होती है जूल एंड एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 अकॉर्डिंग टू द स्टेशनरी स्टेट हम रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आर एच की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर ये रखती हूँ और एन स्क्वायर, तो ये किस में आता है, जूल्स पर एटम में आता है एनर्जी। पर अगर मैं जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो उस केस में जो है ई एन की वैल्यू आएगी -13.6 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज दी एनर्जी ऑफ द डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। ठीक, तो अगर इस फॉर्मूला का यूज़ करके आई हैव फाउंड द डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट्स। ओके, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी के लिए हम n इक्वल्स टू क्या रखेंगे, फर्स्ट रखेंगे एंड विल फाइंड द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। सिमिलरली यहाँ n इक्वल्स टू 2 रख के विल फाइंड द एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट और सो ऑन। सो मैंने यहाँ पर देखो ई से फर्स्ट ऑर्बिट से लेकर फिफ्थ ऑर्बिट तक की एनर्जी फाइंड की है। सो यू कैन सी जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है -13.6, सेकेंड की -3.4, फिर थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की। ठीक, समझ रहे हैं ना क्या किया है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने क्या किया है, डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हैं उसकी एनर्जी निकाली है। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 रख के हमने अलग अलग एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी निकाली है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट है और सेकेंड एनर्जी स्टेट है उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज गैप है, एनर्जी गैप जो है बहुत ज़्यादा है। पर देखो जैसे जैसे एनर्जी स्टेट्स बढ़ते जा रहे हैं उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होता जा रहा है। मतलब ये जो शेल्स, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये इक्वल एनर्जी गैप में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, अनइक्वल है इनके बीच का जो एनर्जी गैप है। देखो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर कितना है, ऑलमोस्ट 1.5 या 2 का कुछ डिफरेंस है, आप ले सकते हैं। यहाँ पर और डिफरेंस कम हो गया, यहाँ पर और डिफरेंस कम हो गया। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो किस तरीके से ड्रॉ करूँगी, अगर ये न्यूक्लियस है तो पहला जो है उसकी एनर्जी E1 है, दूसरे वाले की एनर्जी क्या है, E2 है। पर अब देखो, अब जो मैं ड्रॉ करूँगी E3 E4 E5 ये पास ड्रॉ करूँगी क्योंकि अब इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब आप अपने कंपास से सॉल्व करेंगे, कंपास से जब आप ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा और इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये E1 है और E2 है। E1 और E2 के बीच जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है, पर जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे इनके बीच का जो गैपिंग है, एनर्जी गैप है, वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है, पहला जो है E1 है उसका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर -3.4, इस तरीके से एनर्जी ऑर्बिट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस पूरे इससे क्या समझते हैं, अगर मैं N1 N2 को इस तरीके से ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये तो सर्कुलर में मैंने ड्रॉ कर दिया, इसी सर्कुलर को मैंने से स्ट्रेट में ड्रॉ कर रही है ना। ये N1, ये N इक्वल्स टू 1 है, ये N इक्वल्स टू 2 है, ये N इक्वल्स टू 3 है, ये N इक्वल्स टू 4 है, ये N इक्वल्स टू 5 है। तो अगर मैं उसको लाइन के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करूँ, सपोज ये N इक्वल्स टू क्या है 1, ये N इक्वल्स टू 2, अब ये क्या हो जाएंगे, N इक्वल्स टू 3, पास आते जाएंगे, ये N इक्वल्स टू 3, N इक्वल्स टू 4, ये N इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी है 13.6 माइनस इसकी -3.4, इसकी -1.5, इसकी -8.85 और इसकी है -0.54। इनकी एनर्जी क्या हो गई, अब देखो फिक्स्ड हो गई। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट एनर्जी शेल से, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाता है तो उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, उसके पास है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है। अब वो जंप करेगा तो उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। मतलब जब हम इस इलेक्ट्रॉन को इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर जंप करेगा, नहीं तो वो जंप नहीं करेगा। तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ एनर्जी दे रहे हैं, कोई रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे अगर रेडिएशन इमिट कर रहे हैं तो उस रेडिएशन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, जंप होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा वो कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, और ये जो रेडिएशन इमिट करेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी तो वो नीचे आ पाएगा ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ जंप करना है तो उसको एक रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तभी वो जंप करेगा। इसकी एनर्जी है -13.6, इसकी है -3.4, तो यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए, जितना ये एनर्जी गैप है एनर्जी गैप कितना है 10.2 का, तभी वो क्या करेगा, जंप करेगा, नहीं तो वो जंप नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ जंप करना है तो वो कुछ एनर्जी क्या करेगा, अपना लूज़ करेगा। कितनी एनर्जी लूज़ करेगा, जितना ये एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप कितने का है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो वो इतनी एनर्जी लूज़ किया और फिर कहाँ से आ गया, ग्राउंड स्टेट में या अपने नॉर्मल स्टेट में। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट यहाँ पर, ये पहला है उसका ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट मतलब आपने इसको एनर्जी दी और ये अपर हायर एनर्जी स्टेट में चला गया तो उसको बोलेंगे हम एक्साइटेड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट से जब अपने सेकेंड एनर्जी ऑर्बिट में जाता है तो उसको इतने इलेक्ट्रॉन, इतने एनर्जी के रेडिएशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसलिए ये एनर्जी गैप जानना बहुत ज़रूरी है। आगे जब आप फिज़िक्स पढ़ते हैं तो उसमें फ़िज़िक्स में भी ये सब का बहुत यूज़ है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, जो क्लास 12th का पार्ट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें भी ये एनर्जीज़ का जो है ना, ये इसको एनर्जी डायग्राम बोलते हैं, है ना। आप जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में तो उसको एनर्जी डायग्राम्स बोलते हैं। तो ये एनर्जी डायग्राम आपको इसलिए समझना ज़रूरी है। मैंने क्या किया, जो शेल्स हैं ना, ये जो ऑर्बिट्स हैं n = 1 2, ये सर्कुलर है, उसको मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और इस तरीके से समझा। तो जनरली जो 12th में जाएंगे तो इसी तरीके से समझेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं उसमें अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ते हैं तो उसमें भी इसी तरीके का एनर्जी ऑर्बिट, एनर्जी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप 12th के फिज़िक्स में भी ये सब पढ़ने वाले हैं। अगर आगे आप इंजीनियरिंग का है तो उसमें भी ये सब पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था उनका अगला एनर्जी पे से रिलेटेड। ठीक है, अगला जो उन्होंने पॉइंट दिया था वो था कुछ आयनिक स्पीशीज़ के बारे में, वो देख लेते हैं हम लोग। बोर्स का जो मॉडल है, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दोज आयंस विच कंटेन ओनली 1 electron. Okay, it is applicable for those ion which contain only 1 electron, like helium plus ion. Okay, this contain only 1 electron. How? Because helium has 2 electrons, you know that. तो हीलियम प्लस आयन है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। तो यहाँ पर हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1। लिथियम 2+, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, अब 3 में से उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, इसलिए अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है। बेरिलियम 3+, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो ऐसे आयंस, ऐसे स्पीशीज जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए भी बोर्स का मॉडल क्या है, एप्लीकेबल है। और उन्होंने उसके लिए भी एनर्जी स्टेट के लिए भी फॉर्मूला दिया कि जो अगर आयंस हैं, अगर कोई ऐसे आयंस हैं जो हाइड्रोजन के जैसे हैं, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जिसको हम बोले, उनकी एनर्जी क्या होगी, -2.18 × 10⁻⁻19 × Z² n² जूल में होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फिर से सुन लो। ऐसे आयंस, ऐसे स्पीशीज जो हाइड्रोजन के जैसे हैं, हाइड्रोजन के जैसे मतलब उनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, जैसे कि हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इसमें नंबर ऑफ हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2+ आयन और बेरिलियम 3+ आयन। आप ये जो आयंस देखेंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। तो इनके लिए भी जो है बोहर्स का मॉडल एप्लीकेबल होगा। और इनके एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस। यहाँ पर देखो n क्या होगा, n = 1 2 3, हम कौन से ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। और ये z जो है, इट इज़ दी एटॉमिक नंबर। हीलियम के केस में एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2, लिथियम के केस में 3 और बेरिलियम के केस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं और एनर्जी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर दी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़।
ठीक। तो ये उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है जो मैं मॉडल बना रहा हूँ ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, ऐसे जितने भी एटम जो हैं जो हाइड्रोजन के जैसे हैं, जितने भी स्पीशीज़ हैं जो हाइड्रोजन के जैसे हैं, उनके लिए भी मेरा मॉडल एप्लीकेबल है। और उन्होंने ये सब फॉर्मूला दिया। ठीक है। अगला जो उन्होंने फाइंड किया, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, तो उन्होंने उस वेलोसिटी क्या होगी उसका भी फॉर्मूला दिया। बट ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, प्रिसाइज इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, बट उन्होंने बताया कि भाई ये होता है फॉर्मूला। अगर मैं रेफरेंस बुक दिखूँ तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इट इज़ Vn इज इक्वल्स टू V0 इंटू Z/n। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। ठीक है। तो वेलोसिटी का भी उन्होंने फॉर्मूला दिया। उन्होंने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए। क्लियर हुआ क्या क्या उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए? समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करता है। उस ऑर्बिट्स को, उस पाथ को उन्होंने एनर्जी स्टेट्स कहा या फिर स्टेशनरी स्टेट्स कहा। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी भी पाथ में, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी क्या रहती है? फिक्स्ड होती है, समय के साथ चेंज नहीं होती। पर जब इलेक्ट्रॉन्स में कोई एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स है को एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। पर क्राइटेरिया है कि उसको एक सफिशिएंट अमाउंट में ही एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, तभी वो क्या करेगा? जंप करेगा, अदरवाइज वो जंप नहीं करेगा। ठीक है। वैसे जब वो हायर से लोअर में जब आता है तो वो एनर्जी कुछ रेडिएशंस इमिट करता है। ठीक है। अब वो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है या जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए भी उन्होंने फॉर्मूला दिया, न्यू इज इक्वल्स टू डेली अपॉन एच। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 होना चाहिए। कोई भी एंगुलर मोमेंटम, कोई भी रैंडम एंगुलर मोमेंटम अलाउड नहीं होंगे। कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही एंगुलर मोमेंटम की जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलाउड है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। फिर उन्होंने रेडियस का फॉर्मूला दिया, एनर्जी जो है स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि अगर कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ है तो उसकी एनर्जी स्टेट का एनर्जी क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा। और उन्होंने क्या बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी जब वो रिवॉल्व करता है। तो इतना कुछ उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में बताया है। ठीक है। तो यहाँ पर एंड होता है बोहर्स पोस्टुलेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जो हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बोहर्स के जो मॉडल है, और रेडबर्ग जो हमने रेडबर्ग का वेवलेंथ का जो इक्वेशन पढ़ा उससे रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल पे। ओके।